सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलाइट के आसमान के रोशन सितारे हैं यशपाल शर्मा, जो हमारे आज के प्रोग्राम को रोशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपकी तरफ से, विविध भारती की तरफ से अपने इस स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बातें शुरू करें, वैसे तो हम आपसे बहुत बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, और आप कैसे इस फिल्मी दुनिया में आए और कौन कौन सी फिल्में की, पर एक साथ में बहुत सारे सवाल पूछ नहीं सकती, जानने की मुझे बहुत जल्दी है, पर धीरे धीरे पूछते हैं। और आपकी पसंद के कुछ गीत भी सुनेंगे हम इस कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप यशपाल जी ये बताइए कि आप कहाँ के हैं और मुंबई कैसे आए? मैं हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हिसार जी। मैं वहाँ से हूँ, बचपन से वहीं पैदा हुआ मैं, और वहीं मैंने थिएटर की शुरुआत की, मैं रंगमंच की नाटक वगैरह वहीं शुरू किए। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में एक एमए ड्रामा करके इंडियन थिएटर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ गया। उसके बाद मैं दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल का एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद दिल्ली में ही एनएसडी का ही रिपेटरी कंपनी है रंगमंडल, जहाँ मैंने एज एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर काम किया। और 96 के लास्ट में मैं बम्बई पदार्पण किया और उसके बाद धीरे धीरे अभी कुछ काम मतलब बहुत सारी कसौटियों पे से खुद को कसते हुए अपने जो ये अभिनय क्षमता है, जो आपसे जाहिर है कि बचपन से ही आप में थी, उसको निखारते हुए आप फिर आए बम्बई। एकदम आपने प्रवेश नहीं किया, नहीं, मतलब अपने आप को बहुत मांझा, बहुत संवारा। हाँ, नहीं, बिल्कुल ग्लैमर को लेकर के मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ग्लैमर से प्रभावित होकर के नहीं आया था कि मुझे मेरी पसंद के एक्टर्स भी थे उस वक्त, जबकि मुझे समझ भी कम थी हालांकि रंगमंच की और एक्टिंग की। उस वक्त भी मेरी पसंद के ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, इन लोगों को ही मैं पसंद कर रहा, जो बलराज साहनी, दिलीप कुमार, जिनको मतलब देखा जाए तो ग्लैमरस इतना ज्यादा नहीं कहा जा सकता था उस वक्त। तो अभी तो हमने ये आने की बात की, पर ये भी तो बताइए, हिसार मतलब प्रॉपर हिसार के हैं आप, और आपके परिवार में कैसा माहौल था? कोई था और इस कला के क्षेत्र में आगे? नहीं, मेरे पूरे खानदान में इस फील्ड में सिर्फ मेरे ख्याल से मैं ही हूँ, क्योंकि और कोई नहीं था, सिर्फ मैंने ही ये गुस्ताखी की तो और लेकिन मुझे अपने परिवार वालों का, अपने भाई का, पिताजी का, माँ बाप का, सबका सहारा बहुत मिला। उन्होंने मुझे हमेशा बूस्टअप किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए मौके दिए। मतलब ऐसा नहीं लगा किसी को कि कोई भी इस क्षेत्र में नहीं गया है तो तुम कैसे जाओगे, क्या करोगे, कुछ ऐसी चीजें? हाँ, नहीं, थोड़ी शंकाएं और थोड़े डाउट्स थे उनके मन में, लेकिन वो धीरे धीरे क्लियर हो गए जब उनको समझ में आया कि रंगमंच क्या है। तो अच्छा, कौन से स्कूल में? वही स्कूल से ही आपने ये एक्टिंग शुरू कर दी थी? नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में। तो सबसे पहले कॉलेज में आपने स्टेज पर काम करना शुरू किया, तो तब आपको वहाँ से बहुत ऐसा प्रोत्साहन मिला कि आप आगे भी बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, बल्कि वहाँ का जो थिएटर था, जिस तरीके का हमारा एक ग्रुप है हिसार में, अभिषेक नाट्य मंच, और जिस तरीके के ट्रेंड और प्रोफेशनल एक्टर्स थे, एनएसडी के भी पास आउट थे, राजीव मनचंदा जैसे और भी कई, तो उन्होंने जिस तरीके का वहाँ थिएटर किया और जो सीरियस थिएटर वो करते थे, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उसमें कहीं चीपनेस नहीं थी, और ये समाज के लिए और सब चीजें बिल्कुल उम्दा तरीके से, मतलब किसी उद्देश्य को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप ने ये नहीं बताया कि आप परिवार में कितने भाई बहन हैं और आपका कौन सा नंबर है, आपको किस तरह का लाड़ दुलार कैसे? हाँ, मतलब हमारा लाड़ दुलार बहुत बटा हुआ था, क्योंकि हम 4 भाई और 2 बहनें थी जी। तो आपका कौन सा नंबर? मेरा तीसरा नंबर ऊपर से। अच्छा, बीच के। हाँ, बड़ा एक भाई है घनश्याम शर्मा, और बड़ी एक बहन है पूनम दी। ये 2 बड़े हैं, बाकी छोटे हैं सब, बीच में मैं हूँ।
तो मतलब आप वहाँ जब जाते हैं या आपकी फ़िल्में देखी जाती हैं या आपकी इतनी चर्चा होती है, तो आपको आपके परिवार में और आपको कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है क्योंकि कई सालों से मैं झेल रहा था कि तुम टीवी में नहीं आ रहे, फ़िल्मों में नहीं आ रहे, जो कि मुझे उस वक़्त कोई मकसद भी नहीं था, दिल्ली में जब मैं था। हुँ। तो मेरा मकसद था थिएटर करना, रंगमंच करना, लेकिन मुझे अपने मोहल्लों से और मोहल्ले में और परिवार में, ख़ानदान में ये झेलना पड़ता था कि तुम टीवी में कब आओगे, फ़िल्मों में कब आओगे। तो अचानक जब मैं आया बॉम्बे, उस समय 2 महीने पहले डिसीज़न लिया था कि मैं बॉम्बे जाऊँगा और वहीं थोड़ा ब्रॉडवे में अपना एक्टिंग को कोशिश करूँगा। तो पहली बार जब मैंने बोला कि मैं सनी देओल के साथ एक फ़िल्म कर रहा हूँ, अर्जुन पंडित, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। बोला ये बेकार में झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, इतने सालों से बोलता आ रहा है। तो लेकिन धीरे-धीरे जब वो फ़िल्म आई और वहाँ लगी हिसार में और देखा, जब प्रोमोज़ देखे टीवी पे, तो उनको विश्वास हुआ, बड़े खुश हुए। तो उसके बाद जब भी जाता हूँ इज़्ज़त कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह पहली फ़िल्म थी अर्जुन पंडित आपकी? नहीं, पहली फ़िल्म थी मेरी गोविंद निहलानी, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ एक जिसमें जया बच्चन जी की वापसी थी उस फ़िल्म से। अच्छा, उसका नाम था 1084 की माँ। अच्छा। तो वो मेरी पहली फ़िल्म थी। दूसरी फ़िल्म थी श्याम बेनेगल जी के साथ समर, जिसको बेस्ट अच्छा। फ़िल्म का अवार्ड मिला था। मतलब आपने जैसा सोचा था, जैसे आप उद्देश्यपूर्ण नाटक करना चाहते थे और जैसे एक कोई अच्छी फ़िल्मों में काम करना चाहते थे, वैसा ही रोल आपको मिल गया? बिल्कुल वैसे मनचाहा? ही शुरुआत जैसा, हाँ, जैसा वही है कि आप अगर चाहो जैसा काम करना वैसा कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो वो आपको मिला तो बिल्कुल। कैसी मतलब जब पहली बार फ़िल्म में काम करने को मिला और पर्दे पर आप आए, तो कैसी फ़ीलिंग हुई? अच्छा आप सोच लीजिए, तब तक हम आपकी पसंद का गीत सुन लेते हाँ। हैं। चलो मैं एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है और फ़िल्म भी बहुत अच्छी थी वो, मेरी कौन-सी? मनपसंद की फ़िल्म है सरफ़रोश। अच्छा उसका एक सरफ़रोश। गाना है ज़िंदगी मौत ना बन जाए, आहाहा! बहुत ही सँभालो प्यारा यारो। गाना है। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में एक तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है, गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सर
सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन। मैं जानना चाहती थी कि जब आप पहली बार पर्दे पर आए और खुद को देखा आपने पर्दे पर, तो कैसा महसूस किया कि मतलब जो आप अभिनय कर रहे हैं या जैसे आप दिख रहे हैं वो आपके मन में भी था, वही आप करना चाहते थे? एक्चुअली मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा था। विश्वास था कि मैं करूँगा, इसलिए मैं आने के बाद 2 साल तक कोई काम नहीं था मेरे पास। मतलब मैं सिर्फ़ दर-बदर भटकता रहता था फ़ोटो लेकर के, जिसका मुझे अभी तक याद है कोई भी ऐसा ऑफ़िस नहीं था जो मैंने छोड़ा हो। तो लेकिन उस टाइम मुझे कोई भी काम नहीं मिला उस स्ट्रगल के दौरान। अच्छा। कोई जो भी काम मिलते थे वो बड़े बेकार और अजीब से काम होते थे जो मैं करना नहीं चाहता था। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उस तरीके जो से आपने सोच के रखा बिल्कुल, था। बिल्कुल, उसके लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें उठानी पड़े, वो मैं बिल्कुल क्लियर था उस मामले में। लेकिन टीवी में मैं काम बीच-बीच में किया, आहट, सीआईडी वगैरह कुछ सीरियल किया, जिसमें आशुतोष गोवारिकर से भी मेरी पहली मीटिंग वहीं हुई सीआईडी। हाँ, अभी तो लगान की बातें पूछनी है आपसे बहुत सारी। तो सीआईडी के दौरान ही वो एक्ट कर रहे थे आशुतोष गोवारिकर, तो वहाँ पहली मुलाकात हुई थी। तो टीवी में काम करते-करते अचानक जब मैं पहली बार अपनी फ़िल्म वाईबी चौहान हॉल में देखने गया था, उसका ट्रायल था 1084 की माँ का। तो पहली बार जब मैंने अपने आप को, क्योंकि बहुत बड़ा सीन था और मेरा ही सीन था मेन उसमें, तो जब मैंने देखा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था अपने ऊपर। एक तो काफ़ी बड़ा साइज़ अपने खुद का जो फ़ोटोग्राफ्स हम देखते हैं आम उसमें, तो उससे बहुत बड़ा अपने आप को देखते हैं, तो जो क्लोज़अप होता है उसमें कुछ अलग ही बात होती है। बिल्कुल, उसमें नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी क्योंकि लार्जर देन लाइफ अचानक से हो जाता है, लेकिन आपको करते वक़्त पता नहीं चलता इतना, जितना देखते हुए मालूम पड़ता है कि ये कुछ कमाल है, मतलब जो भी है। तो कैसा लगा? संतुष्ट थे आप अपने अभिनय से? नहीं, संतुष्ट तो नहीं था, और अच्छा हो सकता था, जो कि हमेशा मुझे लगता रहता। मतलब किसी भी फ़िल्म में आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया, ऐसा अभी तक नहीं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 2 साल तक आपने कुछ काम नहीं किया, तो इस संघर्ष के दौरान कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि मैं कहाँ आ गया हूँ, पता नहीं मुझे काम मिले कि नहीं, या कैसी एक फीलिंग रही? क्योंकि संघर्षों में आदमी कहीं परेशान भी तो हो जाता है। नहीं, परेशानी तो बहुत हुई और काफ़ी कुछ लगा भी, लेकिन मुझे लगा कि शायद यही दिन कभी याद आएँगे, इसलिए मैं उसको अच्छे से जिया। कभी तकलीफ में भी मैं, मतलब रोने जैसे हालात नहीं हुए थे कभी भी। बीच में लगा के छोड़ के चला जाता हूँ बॉम्बे। अपना चांदी का बिज़नेस जो करता था मैं वो करता हूँ, या कुछ भी और करता हूँ काम, या खेती-बाड़ी करता हूँ, या कुछ या हिसार में जाके थिएटर करता हूँ अपने बच्चों के साथ किसी स्कूल में। लेकिन वो पल भर का था, धीरे-धीरे कुदरती एक के बाद एक काम मिलते चले गए और सब ठीक हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं सोने चांदी का बिज़नेस करता, तो आपके परिवार में ये काम होता है? नहीं, ऐसा कोई पूरे खानदान में फिर अगेन कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था। अच्छा, अच्छा। एक्चुअली मेरे ग्रुप में जो लोग थे वो चांदी का बिज़नेस करते थे। एक आदमी था अरविंद शर्मा और सतपाल सोनी। तो उनके साथ मैंने धीरे-धीरे काम की शुरुआत करी और एक टाइम पर आकर के मैं उनका एक वर्किंग पार्टनर की जैसा हो गया था मतलब। अच्छा? हाँ। मतलब आपका हर क्षेत्र में दखल है? बिल्कुल। अच्छा, तो पहले तो जब छोटे पर्दे पर आए और आप फिर बड़े पे, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं सिर्फ फ़िल्मों में ही काम करूँ, सीरियल्स वगैरह में उतना वक़्त आप नहीं दे पाए, थिएटर में उतना वक़्त नहीं दे पाए? ऐसा कभी हुआ? नहीं, लेकिन ऐसा ही रहा मेरा। अच्छा, मैंने शुरू कभी से? सीरियल्स में लंबा सीरियल इसलिए नहीं किया मैंने कभी भी। आपका झुकाव फ़िल्मों की तरफ ज़्यादा फ़िल्मों था? की ही तरफ था शुरू से ही, और सीरियल्स में क्या है, एपिसोडिक सीरियल्स किए। अच्छा, अच्छा। जैसे आहट हुआ, सीआईडी हुआ, भंवर हुआ, रिश्ते हुआ, सैटरडे सस्पेंस हुआ, या और भी काफ़ी सारे जो सीरियल्स हाँ, थे। जो लंबा सोप चलता है वो? ना, उसमें मुझे बहुत मिले, बहुत ऑफ़र आए, काफ़ी काम मिले, लेकिन मैंने वो नहीं किया। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं लगान पर।
तो लगान में जो आपका कैरेक्टर था लाखा का, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि कैसे वो आपको मिला। और आपने जैसा कि बताया कि आशुतोष जी से आपकी पहचान पहले ही हो गई थी, तो उसी पहचान की वजह से आपको उसमें मौका मिला, या आपका कोई उसके लिए टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, क्या हुआ? नहीं, आशुतोष से जो मेरी मीटिंग हुई थी, उसने मेरी एक्टिंग देखी थी उसमें सीआईडी में, जब करते हुए मतलब काम साथ में किया था। 2 सीन थे मेरे, सिर्फ छोटा सा रोल था। तो मनु का रोल था, मनु नाम था मेरा उसमें, मुझे अभी भी याद है। लड़की का भाई था जिसका कत्ल होता है। तो आशुतोष ने बोला था कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो, एनएसडी से हो, तो इतने छोटे छोटे रोल क्यों करते हो? तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा रोल है, छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन बड़ा रोल दो। तो उसको शायद कहीं बात याद थी। जब कास्टिंग चल रही थी लगान की, तो मुझे मालूम था कि सारी कास्टिंग हो चुकी है, मुझे इसलिए मैं गया नहीं था। मुझे एक दिन पेजर था, उस वक्त मेरे पास फोन नहीं था, काम कुछ नहीं था। तो मुझे कॉल आया कि आप एक बार आमिर खान प्रोडक्शन में आकर के मिल लीजिए। तो आशुतोष से मिला मैं, तो आशुतोष ने बोला कि लगान में एक बहुत अच्छा रोल है, तुम करना चाहोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, मतलब खाली बैठा हूँ और भी आमिर खान की फिल्म, और वो भी इतना बड़ा रोल, क्यों नहीं करूँगा। तो बोला कल ऑडिशन है, तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा काहे का एतराज़। अगले दिन मैं गया, वहाँ ग्रेसी का भी ऑडिशन चल रहा था और 1-2 लोग और थे, आदित्य लाखिया उनका भी। तो विद कॉस्ट्यूम और कान के बाले वगैरह सब करके वो चल रहा था। तो मैंने दिया और 2 सीन थे, दोनों किए, एक मंदिर वाला और एक लड़की के साथ था जो ग्रेसी के साथ। तो वो इतना पसंद आया उनको, इतना पसंद आया कि उन्होंने मतलब वहीं डिसाइड कर लिया था कि यही करेगा। फिर आमिर खान ने देखा, उन्होंने भी उसी वक्त फाइनल कर दिया था। अच्छा, तो तब आपको कैसा महसूस हुआ कि अब जो है आपकी प्रतिभा को एक रास्ता मिल गया है कि आगे बहुत से मौके आएंगे? बहुत एक ये अंदरूनी ऐसी फीलिंग है जो मतलब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। क्योंकि मुझे याद है अभी तक आशुतोष गवारीकर ने 4.5 घंटे में वो स्टोरी बयान की थी। लगान की फिल्म जो 4.5 घंटे लगाए थे उसने मुझे स्टोरी सुनाने में। इतना डिटेल और इतना कन्विंस था वो अपनी कहानी को लेकर के, इतना क्लियर था हर चीज को लेकर के। तो तभी तो इतना अच्छा उसका रिजल्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपकी जो सफलता शुरू हुई वो क्या लगान से ही शुरू हुई? लगान से आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा, हाँ, एक बड़ा पड़ाव जो था वो थोड़ा शुरुआत हुई उसकी, वो खत्म हुआ। जो छोटा पड़ाव था, बड़े पड़ाव की शुरुआत हुई, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात। अभी तो आपको जिंदगी में आगे और बहुत बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है। अच्छा, अपनी पसंद का एक गीत और बताइए, हम सुनवाते हैं श्रोताओं को। एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की जंजीर, उसका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, प्राणा साहब गाते हैं, और यारी है मेरा यार। मतलब बचपन से आपको ये गाना पसंद? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुनते हैं जी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार
यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। उसके बाद आपको कहीं काम मिलने में मतलब सहायता मिली इससे लगान के रोल के बाद? आपको लोग ज़्यादा जानने लगे? हाँ, मतलब वही जो फोटो लेके दर बदर भटकता था वो नहीं हुआ उसके बाद। मतलब आपको देखते ही पहचान जाते होंगे तो लोग। बस वो बताना जरूरी था कि लाखा लगान, दैट्स ऑल। अच्छा, तो तो पहचान उसका गए। कोई खास डायलॉग आपको याद है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? कोई खास अंदाज? हाँ, लगान का एक डायलॉग जब कैप्टन रसेल के पास हो जाता है तो बड़े अंदर से वो बिल्कुल उजड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रेसी से उससे गौरी से प्यार करता है। तो उसमें वहाँ एक डायलॉग है उसका जो कि इनडायरेक्टली बोलता है कैप्टन रसेल को, डायरेक्ट नहीं बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। कटी मुर्गी का दर्द तो मुर्गी ही जाने हैं हुजूर, हम भी कट रहे हैं अंदर से, बस यूं समझो कि भुवन की हार में ही हमारी जीत है। क्या बहुत अच्छे। अब अगर जिसने अभी अभी रेडियो ऑन किया होगा तो वो जरूर समझ गया होगा कि आज हम सुन रहे हैं जो लगान के लाखा है उनका इंटरव्यू। अच्छा, फिर लगान की तो बहुत सारी बातें हैं और पर आपके तो और बहुत सारे फिल्मों के काम है, तो इसलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लगान के बाद कौन सी फिल्म आपने करी जो आपको बहुत अच्छी लगी? लगान के अलावा जो फिल्में थी, जैसे उससे पहले शूल थी, अर्जुन पंडित थे, जो मुझे बहुत पसंद थे अपने फिल्मों में। उसके बाद मैंने की थी मुझे कुछ कहना है, पुकार, गुनाह, अवगत, बवंडर, अभय, दम, अम्मा, कुछ ये फिल्मों के नाम हैं जो मैंने किए उसके बाद। लेकिन इसमें जो मुझे जो मज़ा आया काम करके वो है बवंडर और दम। अच्छा। और अम्मा, ये 3 फिल्में जो मुझे बहुत अपनी पसंद की रही, मतलब जिसमें। और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही? नहीं, हाँ। बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं हिट रही। और इसमें ये कोई खैर वो नहीं है, क्योंकि अवगत एक फिल्म थी जो बहुत अच्छी फिल्म थी, जो लेकिन किसी को पता भी नहीं शायद कि ऐसी फिल्म बनी है। बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और बहुत ही अच्छा रोल था मेरा उसमें, बिल्कुल डिफरेंट। और मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रही है वो। जैसे आपको काम मिल रहा है मतलब छोटे पर्दे पर भी, बड़े पर्दे पर भी, संघर्ष भी आपने किया, तो इन सब के चलते आप भाग्य को मानते हैं या अपने अच्छे काम को मानते हैं, या जो डिजर्व करते हैं आप वो आपको मिल पाता है कि नहीं? मैं सोचता हूँ इस मामले में भाग्य का हाथ है बहुत बड़ा, लेकिन बिना मेहनत के भाग्य भी शायद कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाग्य पे अगर छोड़ दिया जाए, घर में आराम से सो जाया जाए तो मुश्किल है मेरे ख्याल से, भाग्य भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। तो उसके लिए एक मेहनत और लक्ष्य की ओर बिल्कुल निगाह रहना, चिड़िया की आंख पे नजर रहना, उस तरीके का मेरे ख्याल एक अंदर जज्बा और इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद भाग्य भी कुछ काम का नहीं होगा। हाँ, ये तो कहते ही हैं कि ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी ये मेहनत तो दिन ब दिन रंग ला ही रही है और अभी तो बहुत सी मंजिलें तय करनी है, पर अभी हमारी मंजिल है श्रोताओं के लिए एक अच्छा सा गीत जो आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो एक फिल्म है महबूबा। महबूबा, उसका हाँ। एक गाना है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल
दिल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा, मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। किस तरह के कोई खास रोल करना आप पसंद करते हैं? हाँ, मुझे जैसे कुछ रोल हैं लाइफ के, जैसे मैं जंजीर का में अमिताभ बच्चन का जो रोल है, या नाना पाटेकर का अग्नि साक्षी का रोल है, या बलराज साहनी का 2 बीघा जमीन का रोल है, इस तरीके के रोल में बहुत शिद्दत, मेरा मतलब अंदर एक है इच्छा है करने की। तो अभी मौका मिला ऐसा कोई रोल? अभी वैसा नहीं, एक मिला था जो प्रोड्यूसर भाग गया अभी। एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, एक बाबुल डायरेक्टर है उसकी, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर भी वही है और उन्होंने लिखी भी है, और मैं उसमें लीड रोल कर रहा हूँ, दिव्या दत्ता मेरे साथ है। लेकिन वो फिलहाल थोड़ा अटक गई है। वो चाहता हूँ कि वो फिल्म बनेगी, उसमें ट्रक ड्राइवर का एक रोल है जो कि बहुत शराबी कबाबी है, लेकिन अंत में वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। बहुत अच्छा एक स्क्रिप्ट है जो कि बिल्कुल नया है। उस फिल्म का काम अभी बीच में रुक गया है, आगे बनेगी तो? बिल्कुल बनेगी,
100% बनेगी, कभी ना कभी मुझे करने ही है, बहुत जल्दी ही करूँगा। तो आपका ड्रीम रोल वही है? नहीं, वो वन ऑफ देम है, मतलब ऐसा नहीं कि वो भी एक है। अपने रेडियो सेट पर इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती, और विविध भारती से हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं अभिनेता यशपाल शर्मा। आपसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि जब आप छोटे थे और आपने कलाकार बनने की सोची थी, जब आप कॉलेज में थे, तो उस उम्र में बहुत सारे आंखों में सपने होते हैं और कोई अपना एक जिसको हम देवता की तरह पूजते हैं, ऐसा कोई फिल्मी कलाकार होता है जब आप उसी लाइन में जाना चाहते हैं और आपको उसकी सारी बातें पसंद आती हैं, आप बिल्कुल उसी के जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई था आपकी जिंदगी में? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मतलब मुझे इतना पता है कि जब मैंने एक्टिंग करने की सोची थी उस वक्त कोई एक आइडियल कोई नहीं रहा। हाँ, फैंस मतलब सबके रहते थे, कभी धर्मेंद्र भी पसंद आते थे, जितेंद्र भी पसंद आते थे, दिलीप कुमार भी पसंद आते थे, गुरुदत्त भी पसंद आते थे, नसीरुद्दीन शाह भी, ये भी, लेकिन ऐसा कोई आइडियल नहीं था कि मुझे ऐसा ही बनना है। हाँ, रोल कई एक्टर्स ऐसे थे जो पसंद आते थे हमको, लेकिन अगर मॉडल देखा जाए तो मैं अपनी माँ को मैं सबसे बड़ा एक आइडियल मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि उसने मुझे सच बोलना सिखाया, जो कि एक्टिंग का पहला नुस्खा है, और वही मेरी सबसे बड़ी एक्टिंग टीचर है। और हम आपकी माँ की बातें और भी करेंगे, पूछेंगे आपसे, पर अभी तो आपकी पसंद का एक गीत सुनेंगे। बिल्कुल। तो एक गाना है, मैं निकला गड्डी लेके। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाओं में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। गीत बहुत अच्छा था आपकी पसंद का, और मुझे लगता है कि आप पहुंच गए होंगे अपने गांव के पास कहीं। हम लोग बातें कर रहे थे इससे पहले आपकी माँ की। आपने कहा कि माँ आपकी गुरु हैं, तो अभी जब आपकी माँ आपको देखती हैं पर्दे पर तो कैसा लगता है उनको? यहीं आकर के मैं थोड़ा सा बदकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरी माँ अभी नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भैया हैं, वो बड़े खुश होते हैं, जो कि मेरे सारी बातें वही सिखाते हैं और वही उनको अच्छा लगता है, सारे परिवार को। तो माँ ने आपको फिल्मों में नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं। एक बार भी नहीं। मैं एक्चुअली थिएटर में आया ही उनकी डेथ के बाद, मतलब। अच्छा। पर वो जो गुण थे आपने उनसे ही सीखे? बिल्कुल। तो आपको मिस तो करते होंगे बहुत, कि अगर वो देखती तो कितनी खुश होती। बिल्कुल।
अच्छा, फिर से हम आपके अभिनय पर आ जाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी नई फ़िल्में कौन-सी हैं और उनमें आपके कैसे रोल हैं और वो हमें कब तक देखने को मिलेंगी? मेरी नई फ़िल्मों में अभी आप सबसे पहले देख पाएँगे, जो आजकल टीवी पे प्रोमो भी आ रहे हैं उसके, मुंबई से आया मेरा दोस्त, अच्छा, जो कि अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन है और पहलाज निहलानी के बेटे हैं विशाल निहलानी, वो प्रोड्यूसर हैं। और उसमें अभिषेक बच्चन, लारा दत्ता और मैं मुख्य भूमिकाओं में हैं। तो वो फ़िल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक मेरी ज़िंदगी में जो एक वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंस आई कैन से इन दिस मीडिया। फिर उसके बाद एक फ़िल्म प्रकाश झा की मैंने की है अभी जो कंप्लीट हो चुकी है, वो आएगी अगस्त में शायद। उसका नाम है गंगा जल। ओह! तो उसमें अजय देवगन, ग्रेसी और मैं और मोहन जोशी, हम 4 लोग मुख्य भूमिकाएँ में हैं। मुकेश तिवारी हमारे दोस्त हैं और भी अखिलेंद्र मिश्रा, काफ़ी लोग हैं लगान के भी। तो ये 2 फ़िल्में हैं जो बिल्कुल अभी जल्दी आने वाली हैं। फिर 15 अगस्त को एक रिलीज़ होगी इस कारगिल में जो एक कैप्टन थे जिनका जो शहीद हुए थे, मिस्टर कैप्टन अनुज नैयर। अनुज नैयर। उनके फादर एस.के. नैयर, जिनको पेट्रोल पंप अलॉट हुआ था। हाँ। और उसके बाद उनको पेट्रोल पंप लेने में बहुत साल लग गए। वो दर-दर की ठोकरें खाते रहे हर ऑफिस में और लेकिन उन्होंने 1 पैसा रिश्वत नहीं दिया। सब जगह से उनसे रिश्वत मांगी गई और उन्होंने बोला कि मैं एक शहीद का बाप हूँ, मैं बिल्कुल रिश्वत नहीं दूँगा। एक उनके ऊपर एक फ़िल्म बन रही है जो ओमपुरी और रेवती के साथ मैं कर रहा हूँ। अच्छा। वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म है। उसका नाम है धूप। धूप। ये फ़िल्म होगी। फिर एक फ़िल्म मैं नाना पाटेकर के साथ मेजर रोल में कर रहा हूँ। उसका नाम है अब तक 56। अब तक 56? अब तक 56 मतलब एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग हैं ये। ओह! मैं यही सोच रही थी कि 56 क्योंकि 56 भोग की बात होती है 56 तरह के खान-पान की। तो ये जो 56 है ये नंबर्स हैं, मतलब आज अब तक अच्छा, 56 मारे मैंने या अब तक इतने मारे। तो नाना पाटेकर का जो रोल है वो अब तक 56 मार चुका है। मेरा जो रोल है वो अब तक 41 मार चुका है। अच्छा। तो इस तरीके का एक रोल है जो पुलिस कॉप, जो एक अलग तरीके की पुलिस होती है, एक क्राइम ब्रांच की। अच्छा, अच्छा। तो वो एक बड़ा अच्छा एक रोल है मेरे पास। राम गोपाल वर्मा की फ़िल्म है वो, सीमित करके, नया डायरेक्टर, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। और एक फ़िल्म है राजीव राय की, त्रिमूर्ति फ़िल्म्स की मैं कर रहा हूँ। उसका नाम है असंभव। 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 और उसमें मेरे साथ हैं अर्जुन रामफल और नसीरुद्दीन शाह। अच्छा। और प्रियंका चोपड़ा, हम लोग हैं काफ़ी। अच्छा। राजेश विवेक हमारे लगान के जो बाबा हैं। अच्छा, तो अच्छा। हम लोग हैं। तो फिलहाल मेरी ये 5 फ़िल्में हैं, मतलब अरे बड़ी बहुत सारी फ़िल्में हैं, हम तो बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई जो ख़ास रोल है गंगा जल में आपका क्या रोल है? गंगा जल में मोहन जोशी हैं मेरे पिताजी। अच्छा। और मैं उनका बेटा हूँ साधु यादव, सुंदर यादव, जो कि उस कस्बे के सबसे बड़े ज़मींदार हैं। और ये सुंदर यादव जो है ये वो करता है, कंस्ट्रक्शन का धंधा करता है, ठेकेदारी का, और बहुत सारे उल्टे धंधे करते हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि ये फ़िल्म के मेन जो नेगेटिव होते हैं ये वो तबका है। मतलब आपका नेगेटिव रोल है। प्रॉब्लम क्रिएटर ऑफ द फ़िल्म स्टोरी। तो अभी तो हम आपकी पसंद का गीत सुनवा दें श्रोताओं को और आपकी जो और फ़िल्में आपने बताई ना, उनके बारे में भी बात करेंगे कि उसमें आपका क्या अभिनय है। बिल्कुल। कौन सा गीत सुनवाएं? अभी लगान का ही सुन लेते हैं, मितवा। हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रही। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे इस
इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। गंगा जल तो हो गई, और एक फिल्म आपने बताई असंभव, उसमें क्या रोल है आपका? असंभव का एक्चुअली एक ही लाइन में है प्लॉट और कहानी, और वो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो डायरेक्टर की तरफ से हिदायत है कि वो बिल्कुल सस्पेंस है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, किसके बारे में बता सकते हैं वो बता दीजिए। बात मैं इस अब तक 56 की कर सकता हूँ। जी हाँ। या धूप की कर सकता हूँ, या गंगा जल मुंबई से आया मेरा दोस्त की कर सकता हूँ। हाँ, मुंबई से आया मेरा दोस्त, वो हम लोग बिल्कुल अभी अगले महीने ही देखेंगे। हाँ। तो उसके कुछ थोड़ा सा बता दीजिए जिससे कि सस्पेंस तो बना रहे, पर हम कुछ जान जाए कि आपका क्या रोल है। लेकिन उसमें मुंबई से आया मेरा दोस्त में एक्चुअली वही लारा दत्ता मेरी बहन है उसमें, मैं ठाकुर हूँ, छोटा ठाकुर, जो कि उस पूरी फिल्म में वही मतलब एक लाइन में बोलने के लिए मेन नेगेटिव बोल सकता हूँ मैं। अच्छा। लेकिन वो ठाकुर है गांव का, जो जुल्म करता है और जो सब लोग उससे डरते हैं, सारे गांव वाले, कोई भी आंख उठाने को तैयार नहीं, सब बेचारे हाथ जोड़ते हैं, सब लोग लगान उसको वो देते हैं, टैक्स देते हैं, ये देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, फिर भी लेकिन अंत में कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आती है कि वो लोग रिवोल्ट करते हैं, मेरी बहन समेत मतलब। अच्छा, तो वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो थोड़ा सस्पेंस है। तो ऐसा कुछ है मतलब जो, लेकिन ये मेरा इतना दावा है कि ये फिल्म अगर जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अपने गांव की याद आएगी और अपनी मिट्टी की, और कलरफुल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस। और अभिषेक बच्चन जी, मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन का ये अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। और जो जैसा कि आपने बताया कि अब तक 56, उसमें भी आपका, उसमें तो नेगेटिव रोल नहीं है आपका? नहीं, उसमें एक्चुअली वो उस तरीके की फिल्म नहीं है कि उसमें हीरो हीरोइन और नेगेटिव, तो कुछ अलग तरह की कहानी। हाँ, वो थोड़ा सा, उसमें गाने भी नहीं है। अच्छा। तो उसमें वो फिल्म है एक एनकाउंटर करते हैं जो लोग क्राइम ब्रांच में, जो जिन लोगों की ये जिम्मेवारी होती है कि इस मिशन को या इस ऑपरेशन को हमें करना है, तो वहाँ एक होड़ लगी रहती है कि कौन ज्यादा एनकाउंटर करता है। मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो चरित्र है, वो नाना पाटेकर के चरित्र से जो है हमेशा जेलस रहता है, क्योंकि वो बड़े मिशन में वो ही जाता है, छोटे मिशन में मुझे भेजता है। या उसके अब तक 56 हो गए, मेरे अब तक 41 हैं, तो वही जेलसी रहती है। और एक जगह पे आकर इंटरवल के बाद जब मेरे कमिश्नर जो है वो मेरे जान पहचान के आ जाते हैं, तो मैं राजा बन जाता हूँ और वो रिजाइन कर देते हैं। यशपाल जी इतने बिजी रहते हैं, अब तो आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं और छोटा पर्दा भी बड़ा भी, तो कोई शौक रखते हैं आप जो कभी खाली वक्त होता है तो कुछ अपने शौक की बात?
एक्चुअली इस सब से टाइम निकाल करके मैं पत्नी को दूं टाइम, वही बहुत है, क्योंकि वो हमेशा नाराज रहती है। और घर में हमेशा इस चीज को लेकर लड़ाई रहती है कि कहाँ, क्योंकि कभी 3 महीने के लिए बाहर, कभी 1.5 महीने के लिए बाहर, लगान में तो 5.5 महीने बाहर। अब बताइए क्या करें। तो शौक का टाइम नहीं है। हाँ नहीं, वो है टाइम, मतलब हम घूमते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं। नाटक देखने का अच्छा हमें है, नाटक करते हैं, हम थिएटर करते हैं, ग्रुप है हमारा खुद का। अच्छा, तो आपकी जो पत्नी है वो भी कलाकार है? हाँ, वो भी एनएसडी से ही है। अच्छा, वो भी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने एक दो फिल्में भी की हैं। एक श्याम बेनेगल के साथ फिल्म की थी, हरी भरी करके। अच्छा। और एक राजकुमार संतोषी की फिल्म की थी, लज्जा। अच्छा। उसमें थी। और सीरियल्स भी काफ़ी किए, लेकिन एपिसोडिक, लंबा सीरियल नहीं। अच्छा। और थिएटर कर रही हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा। अभी हमने दिल्ली में एनएसडी के फेस्टिवल में भी हमने शो किया, उसका बहुत रात हो चली है का। और बॉम्बे में पृथ्वी फेस्टिवल हुआ था, वहाँ भी हमने शो किया था। अच्छा, तब तो और भी मुश्किल होती होगी कि वो भी बिजी रहती हैं, आप भी बिजी रहते हैं, तो दोनों का मिलना, घर पे एक साथ जाना कहीं मुश्किल काम है। हाँ नहीं, लेकिन वो क्या है कि मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए वो बेचारी मेरे लिए, जब मैं खाली होता हूँ तो अपने आप को खाली रख लेती है। उनका नाम तो बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ, उनका नाम था प्रतिभा जगताप, मराठी थी, अभी वो प्रतिभा शर्मा हो गई हैं। हाँ, प्रतिभा शर्मा तो हमारे सुनने वालों को मालूम भी होगा। अच्छा, तो हम अब बात करते हैं कि जो शौक मैंने आपसे पूछा, तो कोई शौक तो है ना? आपने कहा जैसे वक्त नहीं मिलता, पर फिर भी कोई खास शौक किताबें पढ़ने का, गाना गाने का? हाँ बिल्कुल, बैठ करके दोस्तों के बीच गाने गाना। जैसे रघुवीर यादव जो मेरे सीनियर हैं, बहुत नामी ग्रामी एक्टर रहे हैं इंडिया के, रघुवीर यादव, उनके साथ भी कई बार, और जो भी हैं हमारे दोस्त थिएटर के या नाटक के या फिल्मों के, तो गाना बजाना होता है खूब अच्छे से। तो अब तो आपने बता दिया, अब तो हमारे श्रोता बिल्कुल तैयार हो गए सुनने के लिए, गाना आपको सुनाना पड़ेगा। नहीं, मैं सिर्फ सुनता हूँ, मैं गाता नहीं। आपने कहा गाना बजाना अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि आप गाते तो। एक दो लाइन। मेरी वाइफ अच्छा गाती है, मैं नहीं अच्छा गा पाता। नहीं, अच्छा और बुरा तो हम डिसाइड करेंगे, आप गाइए तो सही। एक दो लाइन गाइए। मैं गाऊंगा नहीं, एक कविता की 4 लाइनें सुना था कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हार मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम, एक मनोवैज्ञानिक का ये मैंने लेख पढ़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसे धार लोगे तुम। ये मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम, एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके, लखपति होकर क्या तीर मार लोगे तुम। बस यही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। आपने ही लिखी कविता? नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य, अच्छा, दिल्ली में रहते हैं, उनकी लिखी हुई कविता है, बहुत लंबी कविता है, और उनके मेरी पसंद की कविता। अच्छा अच्छा, मतलब कविताएं आपको पसंद है? बहुत पसंद है, ये मेरा पहला शौक था, नाटक से भी पहले। अच्छा जी। तो लिखते भी थे कुछ कविताएं? लिखता था, लेकिन वो इतनी खराब थी, जब मैं आज पढ़ता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्यों लिखा था मैंने। और अभी हम श्रोताओं के लिए एक मौका निकालते हैं गीत सुनवाने का। हाँ बिल्कुल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म
है बेबसी है, सहमा सहमा शहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होगा। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी कोई ऐसा रोल करने की आपकी इच्छा है जो अभी तक आप नहीं कर पाए हो, या किसी के विशेष कलाकार, बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज हो गए हैं कलाकार, उनमें से किसी के साथ आपकी काम करने की इच्छा हो? काम करने की इच्छा तो जैसे कुदरती, मेरे मतलब जो भी दिमाग में आया है, जो भी इच्छा हुई पूरी होती चली गई धीरे धीरे। लेकिन फिर भी काफ़ी डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं ऐसे जिनके साथ मैं वाकई काम करना चाहता हूँ, जैसे अमिताभ जी हैं, फिर आमिर खान के साथ अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी फिल्म करना चाहता हूँ। वैसे आपने की तो अभी तो आमिर खान के साथ? हाँ की, लेकिन अभी उसमें क्या है, मैं उनके खिलाफ था। तो अभी कुछ ऐसा जिसमें एक पूरा आमने सामने काफी काम हो करने को और बात करने को। तो आपको लग रहा है ऐसा कोई मौका है अभी? हाँ, अभी भविष्य में बनेंगे ऐसे मौके। चलिए, बहुत हमारी तो सभी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे अच्छे अपने मन चाहे रोल में हम सब के सामने आए और हम सब आपका काम अच्छा अच्छा देखें। अच्छा, कोई खास अभिनेत्री? अभिनेत्री तो बहुत हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, तो बता दीजिए कि आप किस किस के अभिनय को बहुत पसंद करते हैं और किसके साथ आप काम करना चाहते हैं? एक अभिनेत्री रही जिनके साथ मैं काम कर भी चुका हूँ एक सीरियल में, सुरेखा सीकरी उनका नाम है। हाँ, बहुत और सरफरोश में उनका एक सीन, एक रोल है जो कि बहुत ही बढ़िया, और वो इतने इंटेंस, अभी तक इतनी एज हो गई लेकिन आज तक मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं उनको थिएटर में भी देखा हूँ और उनके किस्से सुनता था मैं, बड़े मनोहर सिंह जी के साथ, उत्तरा बावकर और मनोहर सिंह जी के साथ, तो वो मेरी एक रही हैं फेवरेट। उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे श्रीदेवी हैं, जूही चावला हैं, काजोल जो है मुझे बहुत इंस्पायर की हैं, बहुत इंटेंसिटी, बिल्कुल। और इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है फिर तो। तो अभी इस लंबी लिस्ट में से कुछ लोगों के साथ तो कर लिया आपने काम? हाँ, काफी लोगों के साथ कर लिया। तो कुछ लोगों के साथ हो गई है और हो सकता है आगे और बढ़ जाए और भी पर अभी एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद। बिल्कुल, तो सुनते हैं कि ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
मुझे टोक देती है क्यों? तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होठ पिए जाए शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जैसे कोई खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। और कोई ऐसी कोई घटना हुई हो किसी फिल्म के दौरान जिसमें आपने बड़ा अपने आप को ऑकवर्ड महसूस किया हो, या बड़ी कोई ह्यूमरस कोई ऐसा वाकया? एक्चुअली कई ऐसे हुए जो मैं शेयर नहीं कर सकता। चलिए। और बाकी अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीजें हैं, कभी अच्छा। आराम से हाँ, हम आपको और एक बार बाद अपन बैठेंगे तो बताता हूँ। तब तक हो सकता है आपके पास और भी बहुत अनुभव इकट्ठे हो गए होंगे। तो यशपाल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती की हमारे इतने लाखों सुनने वालों को जो आपकी बातें सुनना चाहते थे उनसे बातचीत की, अपनी पसंद के गाने सुनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से, हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से आपके बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी सब श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और प्यार, क्योंकि मैं बचपन से विविध भारती सुनता आया हूँ। आज मैं बड़ा लकी हूँ कि यहाँ खुद बैठ करके बोल रहा हूँ। धन्यवाद। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा से निम्मी मिश्रा की बातचीत। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया उषा मेहता ने और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।